जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, जो नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। मैं अक्सर मायने में गर्मियों के दौरान मछलियाँ पकड़ने जाता था। वैसे मुझे निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने का शौक है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अजीब कारणों से मछलियों को कीड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। इसीलिए मछलियाँ पकड़ने जाते समय मैंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मैंने सोचा कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने मछली पकड़ने के हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाया, उनके बजाय मैंने मछली के सामने हुक में कीड़ा या टिड्डा लगाया और कहा, तुम्हें यह नहीं चाहिए। लोगों से दोस्ती करते जाते समय यही कॉमन सेंस क्यों न लगाया जाए। यही काम ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध के बाद बाकी नेता विल्सन, ऑरलैंडो और क्लिमेंसेव भुला दिए गए, वे कैसे सत्ता में बने रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि शीर्ष पर बने रहने का एक ही तरीका था, वह थी उनकी जानकारी कि मछली के हिसाब से चारा डाला जाए। अपनी पसंद के बारे में क्यों बात की जाए, यह बचपना है, बेवकूफ़ी है। सही है कि अपनी रुचि इसमें है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसमें और किसी की रुचि नहीं है। हम सभी आपके जैसे ही हैं, हमारी रुचि इसमें है कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है उनकी चाहत के बारे में बात की जाए और उन्हें पाने का तरीका दिखाया जाए। इस बात को याद रखें कि कल जब आप किसी से कुछ चाह रहे हो, जैसे कि आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे सिगरेट ना पिए, तो उन्हें उपदेश ना दें और उन्हें यह न बताए कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि यह बताए कि सिगरेट उन्हें क्रिकेट टीम में जगह बनाने से या 100 मीटर की दौड़ जीतने से रोक सकती है। यह एक याद करने वाली चीज़ है। भले ही आप बछड़ों या बंदरों से व्यवहार कर रहे हो। उदाहरण के लिए, एक दिन राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को चारगाह में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर अपनी इच्छा के बारे में सोचने की गलती कर रहे थे। इमर्सन ने धक्का दिया, उनके बेटे ने खींचा, लेकिन बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे कर रहे थे। वह सिर्फ वह सोच रहा था जो वह चाहता था, इसीलिए उसने अपने पैर जमा लिए और निकलने से इनकार कर दिया। तभी एक आयरिश नौकरानी ने यह हालात देखी। वह निबंध और किताबें तो नहीं लिख सकती थी, पर कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज़्यादा समझ थी। उसने सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसीलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाली और उसे चूसने दिया। फिर वह धीमे से बछड़े को चारागाह में ले आई। जन्म से लेकर आज तक आपने हर काम किया है क्योंकि आप कुछ चाहते हैं। उस समय को याद कीजिए जब आपने रेड क्रॉस को दान दिया था। हाँ, वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस को दान दिया क्योंकि आप मदद भरा हाथ बढ़ाना चाहते थे। आप एक सुंदर और निस्वार्थ काम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आपने जो भी काम किया है मेरे लिए किया है। अगर आप सुखद एहसास को पैसे से ज़्यादा नहीं चाहते तो आप कभी दान नहीं दे पाते। हाँ, हो सकता है आपने दान इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आती थी या किसी ग्राहक ने यह करने के लिए कहा हो, पर यह बात तय है, आपने दान दिया क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते थे। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाली बेजोड़ किताब में कहा था, हम गहराई में जो चाहते हैं उसी से हम कार्य करते हैं, और वह चाहे बिजनेस हो या घर, स्कूल हो या राजनीति। किसी भी प्रभाव डालने वाले इंसान को सबसे अच्छी यही सलाह दी जा सकती है, पहले उस इंसान में एक गहरी इच्छा जगाओ जो यह कर सकता है। उसके साथ सारी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब स्कॉच लड़के ने जिसे 2 सेंट प्रति घंटे से काम शुरू किया था और बाद में $365 मिलियन दान दे दिए, ने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बातें करना। वे सिर्फ 4 साल के लिए स्कूल गए, लेकिन उन्होंने लोगों से बर्ताव करने का तरीका सीख लिया, विस्तार से समझे। उनकी सारी अपने 2 बच्चों को लेकर चिंता से परेशान थी। वे येल में थे और वे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि माँ की परेशानी भरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे थे। तब कार्नेगी ने $100 की बाजी लगाई कि वे बिना कहे उसे जवाब चिट्ठी में उत्तर पाएंगे। किसी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजों को एक गप भरी चिट्ठी लिखी और अंत में लिखा कि वे दोनों को $5 भेज रहे हैं, लेकिन वे डॉलर डालना भूल गए। तुरंत वापस जवाब आया जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था और आप वाकई खुद पूरा कर सकते हैं। मानने का दूसरा उदाहरण क्लीवलैंड ओहियो ने स्टैन नोवेक से मिलता है, जो हमारा कोर्स कर रहे थे। एक दिन काम से घर आने पर नोवेक ने पाया कि उनका छोटा बेटा टिम बैठक वाले कमरे में चीख चिल्ला रहा था। उसे अगले दिन से किंडरगार्टन जाना शुरू करना था, पर वह जिद कर रहा था कि नहीं जाएगा। स्टैन की समान प्रतिक्रिया होती तो वह बच्चे को उसके कमरे में भेज देता और बोलता कि उसके लिए बात मानना बेहतर होगा। तब बच्चे के पास कोई उपाय नहीं होता। पर उस रात, यह जानते हुए कि इस तरह से टिम का किंडरगार्टन जाना अच्छा नहीं होगा, वह बैठा और सोचने लगा, अगर मैं टिम होता तो किंडरगार्टन जाने के लिए क्यों आतुर होता। उसने और उसकी पत्नी ने बैठकर उस मज़ेदार चीज़ों की लिस्ट बनाई जो टिम वहाँ कर पाएगा, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाने गाना, नए दोस्त बनाना।
तब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। हम सभी ने मेरी पत्नी लील, मेरे बेटे बॉब और मेरे किचन टेबल पर फिंगर पेंटिंग मजे से करना शुरू किया। जल्दी टीम ने हमारी ओर झांकना शुरू कर दिया। अब वे भी भाग लेना चाहता था। अरे नहीं, पहले तुम्हें किंडरगार्टन जाकर फिंगरप्रिंट सीखना होगा। पूरे उत्साह के साथ मैंने पूरी लिस्ट के बारे में उसे समझाया। यह बताया कि उसे किंडरगार्टन में कितना मजा आएगा। अगली ही सुबह मुझे लगा कि मैं सबसे पहले जगा था। मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम बैठक में कुर्सी पर सोया हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं किंडरगार्टन जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे परिवार के उत्साह ने टीम में एक गहरी इच्छा जगा दी थी, जो बातचीत या धमकी कभी नहीं जगा पाती। कल जब आप किसी से कोई काम कराना चाहे तो बोलने से पहले रुके और खुद से पूछे, मैं कैसे इस इंसान में इच्छा जगा सकता हूँ। यह सवाल हमें किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे जाने से रोकेगा और अपनी इच्छा के बारे में फालतू बातें करने से रोकेगा। एक बार मैंने लेक्चर देने के लिए हर मौसम में न्यूयॉर्क के होटल में 20 रात के लिए एक ग्राउंड बॉलरूम किराए पर लिया था। एक मौसम की शुरुआत में मुझे अचानक सूचित किया गया कि मुझे 3 गुना ज्यादा किराया देना होगा। जब तक यह सूचना पहुंची तब तक सारी घोषणाएं हो चुकी थी और सारे टिकट बुक हो चुके थे। जाहिर है मैं बड़े दाम नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल से वह बात करने से क्या फायदा जो मैं चाहता था। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि वे क्या चाहते थे। इसलिए कुछ दिनों बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैं आपका पत्र पाकर चौंक गया, मैंने कहा, पर मैं आपको दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी पत्र लिखता। इस होटल के मैनेजर के रूप में आपको अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और निकालना भी चाहिए। अब एक कागज पर लिख डालिए कि दाम बढ़ाने से आपको क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे। फिर मैंने एक कागज लिया और बीच में एक रेखा खींची। फिर एक हिस्से में ऊपर फायदे और दूसरे हिस्से में ऊपर नुकसान लिखा। मैंने फायदे के नीचे ये शब्द लिखे, फ्री बॉलरूम। फिर मैंने कहा, आपके पास डांस और सभाओं के किराए पर देने के लिए बॉलरूम फ्री होंगे। यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि इन चीजों से आपको लेक्चर में ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर मैंने अपने कोर्स के दौरान बॉलरूम को अपने अधिकार में रखा तो आपके फायदे का बिजनेस छूट जाएगा। अब नुकसानों के बारे में सोचिए। पहला तो यह कि मुझे अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में आपकी कमाई घट जाएगी। दरअसल आपकी कमाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि बढ़ा किराया तो मैं दे नहीं सकता। मुझे यह लेक्चर कहीं और आयोजित करने होंगे। आपको कुछ और नुकसान भी होंगे। इस तरह के लेक्चर शिक्षित और सुसंस्कृत लोगों को आपके होटल लेकर आएंगे। यह आपके लिए विज्ञापन का काम करेगा, है ना? अगर आप अखबारों में विज्ञापन छपवाने में $5000 खर्च करेंगे तो भी उतने लोगों को होटल नहीं ला पाएंगे जितने लोग मेरे लेक्चर सुनने आएंगे। इससे होटल का काफी फर्क पड़ेगा, है या नहीं? बात करते वक्त मैंने ये दोनों नुकसान शीर्षक के नीचे लिख डाले और वह कागज मैनेजर को दे दिया। साथ में कहा, आप फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह सोचकर मुझे अपना जवाब सुना देना। मुझे अगले दिन एक पत्र मिला जिसमें यह कहा गया था कि किराया 300% के बदले सिर्फ 50% बढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने यह काम अपने फायदे के बारे में बिना कुछ बोले कराया। मैंने ये बातें कर रहा था कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए और उसे यह कैसे मिल सकता है। मान लीजिए अगर मैंने स्वाभाविक चीज की होती, मान लीजिए मैं ऑफिस में चिल्लाते हुए घुस जाता और कहता, घोषणा होने और टिकट बिकने के बाद किराया 300% बढ़ाने का क्या मतलब है? 300%? बिल्कुल बकवास नहीं दूंगा। तब क्या होता? जमकर झगड़ा और बहस होती, और आपको पता है बहस का कैसा अंत होता है। अगर मैंने उसे यह समझा भी दिया होता कि वह गलत है, उसका अभिमान उसको झुकने से रोक देता। मानवीय संबंधों पर सबसे अच्छी दी गई सलाह यह है, अगर सफलता का कोई रहस्य है, हेनरी फोर्ड ने कहा था, तो वह है अपनी नजरों के साथ साथ दूसरे इंसान की नजरों से चीजों को देखना। यह इतनी सही बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूंगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह है अपनी नजरों के साथ साथ दूसरे इंसान की नजरों से चीजों को देखना। यह इतना सीधा और सरल है कि कोई भी इंसान इसकी सच्चाई को देख सकता है, लेकिन धरती के 90% लोग इसे 90% समय अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, कल सुबह अपने डेस्क पर आने वाले पत्रों को देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर पत्र इस सिद्धांत की अनदेखी करते हैं। अब इसे ही लीजिए, यह महादेश में फैले ऑफिस से जुड़ी एक एड एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के हेड द्वारा लिखा गया है। यह पत्र पूरे देश के लोकल रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को लिखा गया है। मैंने ब्रैकेट में हर परिच्छेद पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखा है। मिस्टर जॉन ब्लैक, ब्लैकविले, इंडियाना। प्रिय श्री ब्लैक, यह कंपनी रेडियो फील्ड में एडवर्टाइजिंग एजेंसी नेतृत्व का स्थान बनाए रखना चाहती है। तुम्हारी कंपनी की इच्छाओं से हमें क्या मतलब है? मुझे अपनी दिक्कतों की चिंता है। बैंक मेरे घर के लोन पर ब्याज बढ़ा रहा है, दीमक मेरे दरवाजे को खा रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिक्कत दे रहा है, सुबह की ट्रेन छूट गई, कल दोस्त की पार्टी में मुझे नहीं बुलाया गया और डॉक्टर कह रहा है कि मेरी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और बताऊं क्या हो सकता है? आज सुबह चिंताओं से भरा मैं ऑफिस आता हूं तो देखता हूं कि किसी बेवकूफ ने एक चिट्ठी भेजी है
जिसमें वह बता रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। वाह, अगर उसे पता चल जाए कि उसकी चिट्ठियों का क्या असर पड़ रहा है तो वे एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम छोड़कर सड़क पर पत्थर बिछाने का काम शुरू कर दे। एजेंसी के नेशनल एडवर्टाइजिंग अकाउंट इस नेटवर्क की जान थे। हमारे स्टेशन टाइम के प्रदर्शन ने हमें साल दर साल टॉप एजेंसी बनाए रखा है। तुम विशाल, अमीर और टॉप पर हो, है ना? तो क्या, अगर तुम टाटा, बिरला और अंबानी जितने भी बड़े हो तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम में एक गौरैया जितनी भी समझ होती तो यह जानते कि मुझे तुम्हारे बड़े होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे मतलब है कि मैं कितना बड़ा हूँ। तुम्हारी सफलता की ये लंबी लंबी कहानियां मुझे छोटा और गैर जरूरी महसूस कराती है। हम चाहते हैं कि रेडियो स्टेशन सूचना के बारे में अंतिम शब्दों से आपके अकाउंट को सेवा दे। तुम चाहते हो गधे कहीं के, मुझे नहीं जानना कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। एक बार कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ, और इस बारे में तुमने अपने पत्र में एक शब्द भी नहीं लिखा। इसीलिए क्या आप हमारी कंपनी को अपने साप्ताहिक स्टेशन सूचना की महत्वपूर्ण सूची में डाल देंगे? हर वह जानकारी जो एजेंसी को टाइम बुक करने में सहायक हो। महत्वपूर्ण लिस्ट, कमाल की हिम्मत है भाई। पहले अपनी कंपनी की बड़ी बड़ी बातें करके मुझे छोटा महसूस कराए, फिर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण लिस्ट में डाल दूं, और तुम निवेदन करते समय कृपया भी नहीं लगाते। आपने क्या किया इसके बारे में तुरंत जवाब देंगे तो हम दोनों के लिए काफी मददगार होगा। बेवकूफ, पहले तो मुझे एक सस्ती चिट्ठी लिखते हो, एक चिट्ठी जो पतझड़ के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी है, फिर मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो, जबकि मैं होम लोन और ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हूँ, कि मैं तुम्हें चिट्ठी का जवाब लिखूं, और वो भी तुरंत लिखूं। तुरंत कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता कि मैं भी तुम्हारी तरह व्यस्त हूँ, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। और वैसे यह बताओ कि मुझे आदेश देने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? तुम कहते हो हम यह दोनों के लिए मददगार होगा। अंत में ही सही, तुमने मेरी नज़र से देखा तो सही, पर तुमने यह नहीं बताया कि यह मेरे लिए कैसे मददगार होगा। आपका अपना जॉन डी, मैनेजर, रेडियो विभाग। पोस्ट स्क्रिप्ट, बैंक विलेज जर्नल का रिप्रिंट आपके काम आएगा। आप इसे अपने स्टेशन से प्रसारित करना चाहेंगे। अंत में तुम पोस्ट स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हो जिससे मेरी कोई समस्या हल हो सकती है। तुमने इसी से अपने पत्र की शुरुआत क्यों नहीं की थी? पर अब क्या फायदा? एडवर्टाइजिंग का कोई भी आदमी जो ऐसी बकवास भेज सकता है उसके दिमाग में सख्त प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने कामों की लिस्ट वाले पत्र भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन की जरूरत है। अब अगर एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले और खुद को प्रभाव डालने की कला में एक्सपर्ट कहने वाले लोग ऐसी चिट्ठियां लिखेंगे तो कसाई, बेकार और ऑटो मैकेनिक से आप क्या आशा रखेंगे? यहाँ एक दूसरी चिट्ठी है जो एक बड़ी माल भाड़े के टर्मिनल के सुप्रिटेंडेंट द्वारा कोर्स के एक स्टूडेंट एडवर्ड वर्मिलेन को लिखी गई है। इस चिट्ठी का पढ़ने वाले पर क्या असर पड़ा होगा, पढ़कर देखते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा। ए जेरिंगा सन्स इंक, 28 फ्रंट स्टेशन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। ध्यान दें, श्री एडवर्ड वर्मिलेन। सज्जनों, हमारे आउटबाउंड रेल रिसीविंग स्टेशन के ऑपरेशन बाधित हैं क्योंकि पूरे बिजनेस का एक मटेरियल प्रतिशत हमें दोपहर के काफी बाद मिला। इस कारण से हमें भीड़ भाड़, हमारे कर्मचारियों पर ओवर टाइम, ट्रकों की देरी और कुछ मामलों में माल आने में देरी का सामना करना पड़ता है। 10 नवंबर को हमारी कंपनी को आपकी कंपनी से 510 सामान मिले जो यहाँ 4:20 पर शाम में पहुंचा। माल के देर से निकलने से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आपके लिए संभव है कि आप उस तिथि पर भेजे गए सामान को ट्रक द्वारा पहले भेज सकें या फिर कुछ सामान को सुबह में डिलीवरी करा सकें? इससे आपको यह फायदा होगा कि आपके ट्रक जल्दी छूट सकेंगे और आपका बिजनेस सामान मिलने के दिन भी आगे बढ़ सकेगा। आपका अपना जेबी सुप्रिटेंडेंट। यह पत्र पढ़ने के बाद मिस्टर वर्मिलेन, ए जिगेरा सन्स इंक के सेल्स मैनेजर ने इस टिप्पणी के साथ इसे मुझे भेजा। इस पत्र से हम पर ठीक उल्टा प्रभाव पड़ा। यह पत्र टर्मिनल की परेशानियों से शुरू होता है जिसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। फिर हमारी सहायता का निवेदन किया गया बिना यह सोचे कि इसमें हमें असुविधा होगी या नहीं। अंतिम परिच्छेद में यह बताया गया कि हमारे ट्रक आसानी से छूट जाएंगे और हमारा सामान उसी दिन आ सकेगा। दूसरे शब्दों में, सबसे जरूरी बात सबसे बाद में कही गई और इस कारण से हम ये सहायता के बजाय गुस्से की भावना जगी है। देखते हैं कि हम यह पत्र दोबारा लिख सकते हैं या नहीं। अपनी समस्या के बारे में बात करते समय नहीं बर्बाद करते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड कहते हैं, अपनी नज़र के साथ साथ दूसरे की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पत्र को दोबारा लिखने का एक तरीका है, हो सकता है यह सबसे अच्छा तरीका ना हो, पर इसमें सुधार तो हो रहा है ना। श्री एडवर्ड वर्मिलेन द्वारा ए जेरिंगा सन्स इंक, 28 फ्रंट स्टेशन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रिय मिस्टर वर्मिलेन,
आपकी कंपनी हमारी 14 साल से काफी अच्छी ग्राहक रही है। हम आपके संरक्षण के आभारी हैं और आपको ज्यादा रफ्तार और गुणवत्ता वाली सेवा देना चाहते हैं। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से आपके ट्रकों ने 10 नवंबर को देर से सामान पहुंचाया, उस कारण से हम ऐसी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि कई और ग्राहक दोपहर के काफी बाद डिलीवरी करते हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ काफी बढ़ जाती है। इस कारण हमें आपके ट्रकों को देर तक रोकना पड़ता है और आपके सामान के आगे बढ़ने में देरी हो जाती है। यह बुरा है, पर इसे दूर किया जा सकता है। अगर आप अपनी डिलीवरी सुबह करा सके तो आपके ट्रक आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सामान तुरंत ध्यान दिया जा सकेगा और हमारे कर्मचारी घर जल्दी जाकर आपके द्वारा बनाए गए मैक्रोनी और नूडल्स का आनंद ले सकेंगे। आपकी शिपमेंट जब भी पहुंचे, हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपकी सेवा करेंगे। आप व्यस्त हैं, इसका जवाब देने का वक्त ना मिले तो कोई बात नहीं। आपका अपना जेबी सुप्रिंटेंडेंट बारबरा एंडरसन, जो न्यूयॉर्क में एक बैंक में काम करती थी, अपने बेटे की सेहत के कारण फिनिक्स एरिजोना में तबादला चाहती थी। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों के बल पर उन्होंने फिनिक्स के 12 बैंकों को यह पत्र लिखा। प्रिय महोदय, आपके जैसे तेजी से फैलते बैंक के लिए मेरा 10 सालों का बैंक का अनुभव काम का साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क के बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में बैंक की कार्यविधियों में कई तरह के काम करने के बाद मैं ब्रांच मैनेजर बनी और मैंने बैंकिंग के सारे क्षेत्रों में जैसे डिपॉजिटर रिलेशन, क्रेडिट, लोन और एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता हासिल की है। मैं मई में फिनिक्स में स्थानांतरित हो रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी वृद्धि और फायदे में सहायता हो सकेगी। मैं 3 अप्रैल के सप्ताह में फिनिक्स में रहूंगी और अवसर मिलने पर आपको दिखाना चाहूंगी कि आपके बैंक को लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती है। सविनय, बारबरा एल एंडरसन। क्या आपको पता है कि मिसेज एंडरसन को इस चिट्ठी का कोई जवाब मिला होगा? 12 में से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें चुनना पड़ा कि किस बैंक का ऑफर स्वीकार करें। क्यों? मिसेज एंडरसन ने यह नहीं बताया कि वे क्या चाहती थी। उन्होंने पत्र में लिखा कि वे कैसे मदद कर सकती थी और उन्होंने उनकी जरूरतों पर फोकस किया, अपनी जरूरतों पर नहीं। हजारों सेल्समैन रोज फुटपाथ पर थके, हतोत्साहित और कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हरदम सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें यह नहीं पता कि मैं और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम जाकर खरीद सकते हैं। हम सभी अपनी समस्याएं हल करने में व्यस्त हैं और अगर सेल्समैन हमें यह दिखा सके कि उसकी सेवाएं और प्रोडक्ट हमारी समस्या हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, हम खुद खरीद लेंगे। कस्टमर यह महसूस करना चाहते हैं तो वे खरीद रहे हैं, उन्हें कुछ बेचा नहीं जा रहा है। लेकिन अधिकतर सेल्समैन अपनी जिंदगी ग्राहकों के नजरिए से चीजों को बिना देखे गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सालों तक फॉरेस्ट हिल्स में रहा हूँ, जो ग्रेट न्यूयॉर्क में प्राइवेट घरों की एक छोटी सी कम्युनिटी है। एक दिन मैं स्टेशन जा रहा था जब एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से मिलने का मौका मिला, जिसने उस जगह में कई साल तक प्रॉपर्टी खरीदी और बेची थी। वह फॉरेस्ट हिल्स को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि मेरे स्टोक हाउस मेटल लॉथ या खोखले टाइल से बना है या नहीं। उसने बताया कि उसे नहीं पता और उसने जो बताया वह मुझे पहले से पता था। वह यह कि मैं फॉरेस्ट हिल गार्डन एसोसिएशन में पूछकर पता लगा सकता था। अगले दिन सुबह मुझे उसका एक पत्र मिला। क्या उसने यह सूचना दी जिसकी मुझे जरूरत थी? वह एक टेलीफोन कॉल करके वह जानकारी 1 मिनट में दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से बताया कि मैं वह जानकारी फोन करके पता पा सकता था। फिर उसने कहा कि वह मेरे इंश्योरेंस का ख्याल रखना चाहता है। वह मेरी मदद करने में उत्सुक नहीं था, वह सिर्फ अपनी मदद करने में उत्सुक था। बर्मिंघम, अलाबामा के जे हार्ड लुकास बताते हैं कि एक ही कंपनी के 2 सेल्समैन ने एक ही स्थिति को कैसे संभाला। उनकी रिपोर्ट थी, कई साल पहले मैं एक छोटी सी कंपनी के मैनेजमेंट टीम में था। हमारे नजदीक एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के जिला ऑफिस का मुख्यालय था। उनके एजेंटों को क्षेत्र बांटे गए थे और हमारी कंपनी को उनके 2 एजेंट मिले थे, जिन्हें मैं कार्ल्स और जॉन कहूंगा। एक सुबह कॉल हमारे ऑफिस आया और उसने बताया कि उसकी कंपनी एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई है और उसने सोचा कि हमारी आगे चलकर उसमें रुचि हो सकती है और ज्यादा सूचना पाने पर वह हमारे पास जाएगा। उसी दिन जॉन ने हमें काफी ब्रेक से वापस आते देखा और वह चिल्लाया, हे ल्यूक, रुकना जरा, मेरे पास तुम लोगों के लिए जरूरी सूचना है। वह हमारे पास बड़े उत्साह से आया और उसने बड़ी जोश से हमें एक एग्जीक्यूटिव लाइफ पॉलिसी के बारे में बताया जो उसकी कंपनी ने उसी दिन शुरू की थी। यह वही पॉलिसी थी जिसके बारे में कार्ल ने बताया था। वह हमें तुरंत पॉलिसी देना चाहता था। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई और कहा, यह पॉलिसी इतनी नई है कि मैं कल ऑफिस से कल किसी को भेजूंगा तो आप लोगों को विस्तार से बताएगा। फिलहाल आप यह एप्लीकेशन साइन कर दो ताकि रास्ते में मेरे पास काम करने के लिए और भी जानकारी हो। उसके जोश ने हमें भी पॉलिसी के लिए गहरी इच्छा पैदा कर दी। हालांकि हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं थी,
जब वह पॉलिसी हमारे पास आई तो हमने देखा कि जॉन की शुरुआती जानकारी सही थी और उसने न सिर्फ हमें पॉलिसी बेची बल्कि हमारा कवरेज भी दोगुना कर दिया। कॉल्स को बस सिल मिल सकती थी पर उसने हमें कोई इच्छा नहीं पैदा की। ये दुनिया वैसे लोगों से भरी है जो आपके फायदे के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसके पास एक ताकत होती है, उसे कम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ओवेन डी यंग, अमेरिका के बड़े वकील और बिजनेस लीडर, ने कहा था, जो लोग दूसरों के स्थान में खुद को रखकर उसकी सोच को समझ सकते हैं उन्हें भविष्य के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस किताब से आपको सिर्फ एक चीज मिल सके, हमेशा दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की प्रबल इच्छा, अगर इस किताब से आप सिर्फ एक चीज पा सके तो वह है आपके करियर का एक बड़ा स्तंभ साबित हो सकता है। दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना और उसमें किसी चीज को करने के लिए तीव्र इच्छा जगाना। ऐसी चालाकी ना हो जाए जिससे सिर्फ आपका फायदा हो, दोनों पक्षों को लाभ मिलना चाहिए। मिस्टर वर्मिलेन को भेजी गई चिट्ठियों में भेजने वाले और पाने वाले दोनों को सलाह दी गई चीजें करने में फायदा मिला। बैंक और मिसेज एडरसन दोनों उस चिट्ठी से फायदे में रहे क्योंकि बैंक को एक अच्छा कर्मचारी मिला और मिसेज एडरसन को एक अच्छी नौकरी मिली और मिस्टर ल्यूकास को जॉन के इंश्योरेंस बेचने वाले उदाहरण में दोनों को इस सौदे से फायदा हुआ। एक और उदाहरण जिसमें तीव्र इच्छा जगाने वाले सिद्धांत से सभी को लाभ मिलता है वह है सेल ऑयल कंपनी के क्षेत्रीय सेल्समैन माइकल ई विडेन का, जो वारविक रोड आइलैंड से आते हैं। माइकल अपने जिले में नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, लेकिन एक सर्विस स्टेशन उससे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उस स्टेशन को एक बूढ़ा आदमी चलाता था जिसमें स्टेशन को साफ करने की इच्छा नहीं होती थी। यह इतनी बुरी हालत में था कि सेल्स घटती ही जा रही थी। यह मैनेजर स्टेशन को अपग्रेड करने की माइकल की बात नहीं मान रहा था। काफी मिन्नत और बातों जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा के बाद माइकल ने उस मैनेजर को अपने क्षेत्र के सबसे नए सेल्स स्टेशन में घूमने के लिए आमंत्रित किया। वह मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से इतना प्रभावित हुआ कि जब माइकल उससे दोबारा मिलने गया तो उसने अपने स्टेशन को साफ कर लिया था और सेल्स में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। इस कारण से माइकल अपने जिले में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया। सारी बातों और बहसों से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर में तीव्र इच्छा जगाने और उसे नया मॉडर्न स्टेशन दिखाने से उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिससे मैनेजर और माइकल दोनों को फायदा हुआ। अधिकतर लोग कॉलेज जाते हैं और वल्जिल और कैलकुलस के रहस्यों को सीखते हैं, पर यह नहीं सीखते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पर एक बार मैंने उस कॉलेज ग्रेजुएट युवाओं को प्रभावशाली बोलने की कला पर एक कोर्स करा जो एक विशाल एयर कंडीशनर कैरियर कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे। एक युवा को बाकी लोगों को फ्री टाइम में बास्केटबॉल खेलने के लिए मनाना था और उसने ऐसा कुछ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बाहर जाओ और बास्केटबॉल खेलो। मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, पर जब भी मैं जिम्नेजियम गया हूं मुझे वहां बहुत कम लोग मिलते हैं। हम में से 2-3 लोग रात भर बॉल फेंकते रहे और मेरी आंख काली पड़ गई। मैं चाहता हूं कल तुम सारे लोग रात में आओ, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। क्या उसने इस बारे में बात की कि आप क्या चाहते हो? क्या आप एक जिम्नेजियम में जाना चाहते हो जहां कोई और नहीं जाना चाहता? आपको इस बात से मतलब नहीं कि वह क्या चाहता है। आप आंखें काली नहीं करना चाहते। क्या वह आपको जिम्नेजियम के द्वारा वे चीजें दिख सकता था जो आप चाहते हैं? बिल्कुल, ज्यादा आनंद, ज्यादा अच्छी भूख, साफ दिमाग, मजा, खेल, बास्केटबॉल। मेरे ट्रेनिंग कोर्स में एक सदस्य अपने बच्चे को लेकर चिंता में था। बच्चे का वजन कम था और अच्छी तरह से खाना नहीं चाहता था। उसके माता पिता ने पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने उसको डांटा और उसके पीछे पड़ गए। माँ चाहती कि तुम यह खाओ वह खाओ, पिता चाहते कि तुम यह खाकर बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इस बातों पर ध्यान दिया? उसने उतना ही ध्यान दिया जितना आप समुद्र किनारे रेत के कण पर देते हो। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह 3 साल के बच्चे से 30 साल के पिता के नजरिए से काम कराने की आशा नहीं रखेगा। लेकिन ठीक यही काम पिता ने किया। यह अजीब था। उसने यह दिख गया, इसीलिए उसने खुद से कहा, बच्चा क्या चाहता है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसकी इच्छा और मेरी इच्छा जुड़ जाए। जब पिता ने इस बारे में सोचना शुरू किया तो उनके लिए मामला आसान हो गया। बच्चे के पास एक 3 पहिए वाला साइकिल थी जिससे वह ब्रुकलिन में अपने घर के पास साइड वॉक पर ऊपर नीचे जाता था। कुछ दूरी पर एक बदमाश और बड़ा लड़का रहता था जो उससे साइकिल छीनकर उस पर खुद चढ़ जाता था। तब वह छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आता और माँ उस लड़के से साइकिल छीनकर वापस अपने बच्चे को दे देती। यह लगभग रोज होता। वह छोटा बच्चा क्या चाहता था, इसका जवाब देने के लिए शेरलॉक होम्स की जरूरत नहीं है। उसका अभिमान, गुस्सा, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, यह सारी भावनाएं उसे बदला लेने के लिए और उस लड़के की नाक तोड़ने के लिए उकसाते थे। और जब उसके पिता ने उसे बताया कि वह उस लड़के को मजा तभी चखा पाएगा जब वह माँ की दी हुई चीजों को खाएगा। जब उसके पिता ने यह वादा किया, फिर कभी खाने के मामले में दिक्कत नहीं हुई। बच्चा पालक, सोयाबीन, करेला, जो भी खाना पड़े खाने को तैयार था जो उसे इस लड़के से लड़ने में मदद करे।
उस समस्या को सुलझाने के बाद उसके माता पिता ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे को बिस्तर गीला करने की आदत थी। वह अपनी दादी के पास सोता था। सुबह में उसकी दादी बिस्तर को छूकर बोलती थी, देखो जॉनी, कल रात फिर तुमने यह कर डाला। वह कहता था, नहीं मैंने नहीं किया, आपने किया। डांटना, पीटना, शर्मिंदा करना, यह बताना कि उसके माता पिता क्या चाहते थे, किसी भी चीज से उसकी आदत नहीं छूटी। इसीलिए उसके माता पिता ने पूछा, हम कैसे बच्चे में बिस्तर न गीला करने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। उसकी इच्छा क्या थी? पहली, वह दादी की तरह नाइट गाउन के बजाय अपने डैडी की तरह पैजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से तंग आ गई थी, इसीलिए उसने खुशी खुशी उसे पैजामा पहनने दिया अगर वह सुधरने को तैयार हो। दूसरी, वह अपना बिस्तर चाहता था। उसकी दादी ने नहीं रोका। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई। एक सेल्स गर्ल को इशारा किया और कहा, यह नन्हे सज्जन कुछ खरीदना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे यह कहकर महत्वपूर्ण महसूस कराया, महोदय, मैं आपको क्या दिखाऊं? वह 2 इंच ऊंचा तनकर बोला, मैं अपने लिए एक बेड खरीदना चाहता हूँ। जब उसे माँ के पसंद का बेड दिखाया गया तब माँ ने सेल्स गर्ल को इशारा किया और बच्चे को वह खरीदने के लिए मना लिया गया। बेड अगले दिन घर आ गया और उस रात जब पिता घर आए, वह बच्चा दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा और चिल्लाया, डैडी डैडी, ऊपर आइए और मेरा बेड देखिए। बेड को देखते हुए पिता ने चार्ल्स श्वाब का कहना माना। उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। तुम अपने इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे ना? पिता ने पूछा। ओह नहीं नहीं, मैं इस बिस्तर को नहीं गीला करूंगा। जब बच्चे का स्वाभिमान आड़े आया तो उसने अपना वादा पूरा किया। यह उसका बेड था। इसे उसने और सिर्फ उसने खरीदा था और अब वह एक नन्हे मर्द की तरह पैजामा पहन रहा था। वह मर्द की तरह बर्ताव करना चाहता था और उसे किया। एक और पिता, केटी डचमैन, एक टेलीफोन इंजीनियर कोर्स के एक छात्र, अपनी 3 साल की बच्ची से नाश्ता नहीं करा पा रहे थे। डांटना, समझाना, मनाना कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तब माता पिता ने खुद से पूछा, हम उसमें इच्छा कैसे पैदा कर सकते हैं? उस बच्ची को माँ की नकल उतारने में मजा आता था। इससे उसे बड़े होने का एहसास मिलता था। इसीलिए एक सुबह उन्होंने उसे चेयर पर बिठाया और नाश्ता बनाने दिया। इस मनोवैज्ञानिक पल में जब वह ब्रेड सेक रही थी, उसके पिता किचन में आए तब उसने कहा, ओ डैडी देखिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। उसने बिना मनाए नाश्ता अच्छी तरह से किया क्योंकि अब उसकी इसमें रुचि थी। उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास मिल गया। उसे नाश्ता बनाने में अपने आप को व्यस्त करने का अवसर मिल गया था। विलियम विंटर ने एक बार कहा था, आत्म अभिव्यक्ति मानव स्वभाव की बड़ी जरूरत है। हम इसे मनोविज्ञान को अपने कामों में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब हमें एक ब्रिलियंट आइडिया आए तो दूसरों को यह एहसास कराने के बजाय कि यह हमारा आइडिया है, उन्हें यह महसूस करने दें कि यह आइडिया उनका है। तब वे इसे अपना मानेंगे, उसे पसंद करेंगे और इसे आजमाने में जुट जाएंगे। याद रखिए, पहले तो दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए जो यह कर सकता है। उसके साथ पूरी दुनिया चलती है। जो यह नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। दूसरे इंसान में तीव्र इच्छा जगाइए कि यह काम उसके लिए किस तरह से जरूरी है, तभी वो उस काम को लगनपूर्वक करेगा।